Hello everyone, I am Pranav and today's topic is solution of Tarjagi's equation। ये कल आधा हो चुका था, है ना। दिक्कत क्या हुई थी कि ये रिकॉर्डिंग पूरी हो गई थी, वही एज़ यूजुअल भाई जो रिकॉर्डिंग हो गई थी पूरी, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक पॉज हो गया अपना फ़ोन, उसके बाद सब पता ही है आगे की कहानी। तो ठीक है, ये यहाँ तक के हो गया था। इसके बाद भी अराउंड हाफ एन आवर रिकॉर्ड हो चुका था, मतलब रिकॉर्ड तो नहीं हुआ था बट लेकिन पढ़ा चुका था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आज फिर से वही कंटिन्यू करते हैं, टाइम फैक्टर, है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसमें समझने वाली बात है कि ये था क्या, टाइम फैक्टर था क्या। ठीक है, टाइम फैक्टर जो है हमारा वो दूसरा सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन था क्या, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। और टाइम फैक्टर एक पैरामीटर है। क्या है, टाइम फैक्टर एक पैरामीटर है जो क्या डिफाइन करता है, जो डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड परसेंटेज यू। टाइम फैक्टर एक पैरामीटर है। क्या है, पैरामीटर। टाइम फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, टीवी एक पैरामीटर है जो किसके बीच में रिलेशन डिफाइन करता है, टाइम और परसेंटेज यू की। मतलब कोई भी टाइम टी पे कितना कंसोलिडेशन हुआ है वो डिफाइन करता है क्या, टाइम फैक्टर। जैसे कि कल एग्जाम्पल आधा हुआ था तो एग्जाम्पल आज पूरा करते हैं कि अब तुम हो, है ना, तुम हो जो स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट स्टूडेंट हो अभी, ठीक है, या कुछ अंडर ग्रेजुएट भी होंगे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो या इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, हायर स्टडीज़ करना है। तो ये दूसरे हाथ में क्या है, हायर स्टडीज़, और ये क्या है, ये हो तुम। ठीक है, तो हायर स्टडीज़ के लिए क्या है, बीच में एक पैरामीटर डिफाइन किया जो तुम दोनों को कनेक्ट कर रहा है। वो कौन है, गेट। कि भाई गेट के बेसिस के मार्क्स पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो वो गेट क्या है, गेट है टाइम फैक्टर। वो पैरामीटर है जिससे दोनों चीज़ डिफाइन हो रही है कि हाँ भाई दोनों चीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे तो तुम्हारा सिलेक्शन अच्छे स्कूल में होगा या अच्छे कॉलेज में होगा, और मार्क्स कम आएंगे तो इसमें होगा, और ज़्यादा अच्छा है तो पीएससी तुमको उठा के ले जा लेगा। ठीक है, तो वैसे ही एक साइड क्या है टाइम, दूसरी साइड क्या है कंसोलिडेशन। बीच में कौन है, बीच में टाइम फैक्टर जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि एट टाइम टी इक्वल्स टू 100 ईयर्स कितना कंसोलिडेशन होगा, एट टाइम टी इक्वल्स टू 50 डेज कितना कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, तो ये बताता है। तो तरजागी की साइकिल जो है इसी पे बेस्ड है ना। अगर तरजागी की साइकिल तुमको चलाते आगे और पीछे तो तुम पूरा कंसोलिडेशन बैलेंसिंग कर करके निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब काम की बात पे आते हैं। ये भी काम की बात थी। टीवी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CV इंटू T/D²। ठीक है, टीवी जो है वो टाइम फैक्टर है। टीवी का फॉर्मूला जब परसेंटेज कंसोलिडेशन, मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, परसेंटेज यू क्या था, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, यूआई क्या था, यूआई था एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, और यू क्या था, पोर वाटर प्रेशर। ये क्या, परसेंटेज यू या यू परसेंटेज बोल दो, मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। इफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज लेस देन और इक्वल टू 60%, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, टीवी का फॉर्मूला होगा π/4u²। π/4u² मतलब π/4d²। याद करो, एरिया का, सर्कल का एरिया। ठीक है, सर्कल का एरिया ये होता है। तो उस हिसाब से ये याद कर सकते हैं कि अगर 60 डिग्री से 60% से कम रहा तो क्या होगा, π/4u², मतलब, और इसको परसेंटेज में करोगे तो परसेंटेज u अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर टीवी की वैल्यू अब क्या होगी, जब परसेंटेज यू मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज ग्रेटर दैन 60 डिग्री, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। इससे क्या निकलेगा, टाइम फैक्टर टीवी निकलेगा। 1.781 माइनस 0.9332 log 10, बेस के 10 है, log e नहीं है, log e मतलब ln नहीं है, वो log 10। कैलकुलेटर में याद से डालना, log 10 और ln अलग अलग हो जाता है। ठीक है, 100 माइनस यू परसेंटेज, यहाँ यू को किस में रखोगे, परसेंटेज में, यहाँ यू को किस में रखोगे, परसेंटेज में, यहाँ यू को किस में रखोगे, यहाँ फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अभी देखो ये तो हो गया टीवी का फॉर्मूला। तो टीवी तो ठीक है, टीवी इस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, यू परसेंटेज, मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे टीवी डिपेंड कर रहा है। और टीवी किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम फैक्टर। टी क्या था, टाइम एट विच टाइम फैक्टर इज रिक्वायर्ड। अब मैं बोल दूं कि आज से 50 साल बाद कितना कंसोलिडेशन होगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो वो भी निकाल सकते हो।
ठीक है, आज से 100 साल बाद कितना कंसोलिडेशन होगा, आज से 80 दिन बाद कितना कंसोलिडेशन होगा, तो ये टाइम वो वाला टाइम है। ठीक है, CV जो था कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन में अपन ने पढ़ रखा था CV इक्वल्स टू K/mv गामा W, और इस चीज़ की हम लोगों ने यूनिट्स भी निकलवाने को बोली थी, तो बहुत बच्चों ने निकाली है और कुछ ने नहीं निकाली है। तो जो लोग निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो कुछ और अच्छा काम कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। तो mv को और कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, mv इक्वल्स टू AV/1 + E0। ठीक है, तो मैंने mv को रिप्लेस कर दिया इससे, तो CV यहाँ से आ जाएगा। CV EV में कोई दिक्कत नहीं है, CV को कांस्टेंट लिया था। तो अब देखते CV के आगे क्या क्या सीन होंगे, तो CV के बारे में भी आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एक और चीज़ देख सकते हो कि CV किस पे डिपेंड कर रहा है, CV AV पे भी डिपेंड कर रहा है ना, परमेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, और गामा W तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। CV को और डीप में देखेंगे अभी 10 मिनट बाद, बाकी फिर आगे बढ़ते। D इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई अब। D जो है, D समझने वाली चीज़ थी जो कल कट चुकी थी वीडियो में, वो वीडियो पॉज हो गया था। तो हम स्टार्ट करेंगे, आज का फ्रेश स्टार्ट होगा लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ से। लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ का क्या सीन है ये सर, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ है क्या? तो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ समझने के लिए ये मिटाना पड़ेगा, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ में, और थोड़ा दिमाग खोल के अच्छे लेवल पे सोचने वाली चीज़ें हैं, है ना। शायद बच्चों को पता भी होगा, बट लेकिन जिसको पता है अच्छी बात है, रिवीजन कर लो, और जिसको नहीं पता है वो सीख लो। D क्या है? D है लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ में एक होता है क्या, एक होता है वन वे ड्रेनेज सिस्टम, या वन वे ड्रेनेज, वन वे ड्रेनेज, और दूसरा क्या होगा, दूसरा था टू वे ड्रेनेज। काफ़ी ध्यान से समझना, है ना। वन वे ड्रेनेज एंड टू वे ड्रेनेज। वन वे ड्रेनेज का क्या सीन है कि ये क्या है, ऊपर से एक सॉइल मास है, और ये सॉइल मास बन गया एक, ठीक है, सॉइल की लेयर बन गई। वो क्या है, वन वे, मतलब एक साइड से परमिएबल है, दूसरे साइड से इम्परमिएबल है। क्या है, दूसरे साइड से इम्परमिएबल है। और इसकी डेप्थ कितनी है, या इसकी डेप्थ है H0। इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ है H0। काफ़ी ध्यान से समझना। और वहीं दूसरी है, दूसरी क्या है, दूसरी है टू वे ड्रेनेज। भाई टू वे ड्रेनेज मतलब ऊपर भी परमिएबल और नीचे भी परमिएबल। ये डैश डैश है, मतलब ये इम्परमिएबल है। ठीक है, इसकी भी डेप्थ कितनी है, इसकी भी डेप्थ है H0। इसकी भी डेप्थ कितनी है, H0। ठीक है, तो ये H0 डेप्थ हो गई। अब बात करेंगे किसकी, D की। D लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। अब देखो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ क्या है कि भाई सबसे ज़्यादा रास्ता किसको ट्रैवल करना पड़ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि तरजागी की जो इक्वेशन थी, तरजागी की पूरी जो थ्योरी थी वो किस पे थी, प्राइमरी कंसोलिडेशन पे बेस्ड थी। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन में कौन जाता है, वॉइड से जाता है वाटर। तो वाटर को ट्रैवल करना है, तो कौन से वाटर को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो भाई ये देखो, जो ये लास्ट में होगा ये वाला वाटर पार्टिकल, इसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, और इसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी कितनी, यहाँ से अगर ये चलेगा तो इसको यहाँ से निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, इसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी मैक्सिमम डिस्टेंस H0। तो ये लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ कितना होगा, वन वे में H0 होगा। ठीक है, इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, H0। वहीं अब बात करें टू वे ड्रेनेज की। टू वे ड्रेनेज में क्या है, पार्टिकल इधर से भी निकल सकता है और इधर से भी निकल सकता है। तो इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस किसको ट्रैवल करनी पड़ेगी, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी बीच वाले पार्टिकल को। और बीच वाला पार्टिकल जो है वो बीच में रहेगा, तो वो शायद यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी, जैसे उसकी श्रद्धा भक्ति कि भाई हमको ऊपर से जाना है या नीचे से, तो वो जहाँ से भी जाए, पर वो अल्टीमेटली डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा H/2 का, H0/2 का। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ हो जाएगा H0/2, उसका लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं बात करता हूँ अल्टीमेट कंसोलिडेशन या फिर
फाइनल सेटलमेंट किस में ज़्यादा होगा? फाइनल सेटलमेंट वन वे ड्रेनेज में ज़्यादा होगा या टू वे ड्रेनेज में ज़्यादा होगा? ये क्वेश्चन तुमसे बेसिकली गेट में पूछा जाता है। क्यों, लोगों को क्या लगता है कि इसका h/2 है और ये h0 है। अगर मैं बोलूँ कि कोई एक सॉइल मास है, उसकी डेप्थ कितनी है, h0 कितना है, उसकी डेप्थ है, सॉइल मास की डेप्थ है मान लो कुछ 1 किलोमीटर कुछ लंबी डेप्थ है, ठीक है। h0 कितना है, 1 किलोमीटर लंबा तो नहीं है, थोड़ा कम मानो 300 mm, 300 mm, ठीक है। h0 कितना लिया, 300 mm, और जब उसको वन वे में किया तो उसमें फाइनल सेटलमेंट मतलब डेल्टा एच कितना आ रहा है, वो 100 mm आ रहा है, 100 mm आ रहा है। तो सेम सॉइल है जिसमें डेल्टा एच कितना है, सेम है। तो और कंडीशन क्या हो गई, पहले वन वे कंडीशन थी, अब क्या हो गई, टू वे कंडीशन हो गई। तो बताओ फाइनल सेटलमेंट कितना होगा? तो बेटा देखो ऐसा है कि फाइनल सेटलमेंट मतलब कि भाई ये क्या दिखा रहा है, ये रेट दिखा रहा है। जब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी कंसोलिडेशन की, उसमें 3 चीज़ पढ़ी थी, तो तीसरी चीज़ क्या थी, वो थी लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। भाई लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ कम ज़्यादा होने से उसके रेट पे फ़र्क पड़ रहा है, ओवरऑल वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग देखेंगे कि भाई d = h0 है और d = h/2 है, तो मतलब यहाँ पे कितना 100 mm हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 200 mm होगा या 50 mm होगा, ऐसे तुक्केबाजी करेंगे और वो तुक्केबाजी यहाँ पे क्या होती है, फेल हो जाती है। भाई ये रेट दिखाता है, अगर फाइनल सेटलमेंट वन वे में 100 mm हो रहा है तो टू वे में भी कितना होगा, टू वे में भी 100 mm होगा, ठीक है। अब फ़र्क क्या है सर, इसमें भी 100 हो रहा है, इसमें भी, तो फ़र्क क्या हो रहा है? वन वे ड्रेनेज में जो 100 mm सेटलमेंट होने में टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसका रेट कम होगा, और जब टू वे में होगा तो दोनों साइड से पानी निकलेगा, इधर से भी और इधर से भी, तो इसका रेट ज़्यादा होगा, तो ये 100 mm जल्दी हो जाएगा। मान लो अगर इसको 10 साल लग रहे थे वन वे ड्रेनेज में, तो यहाँ पे कितने लगेंगे, 5 साल में 100 mm सेटलमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, टाइम फैक्टर की पूरी बात हो गई, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज़ है टीवी और यू की, नॉर्मली क्या है याद रख लेना, है ना, वो याद हो ही जाएगी लास्ट तक के, मैं नहीं भी बोलूँगा, अगर डेली रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, तो वो याद कर लेना। उसके बाद हम क्या देखेंगे, मेथड टू डिटरमाइन सीवी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलो आओ देखो, कुछ वैल्यूज़ है परसेंटेज यू और टीवी के बीच में। अगर कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% होगा तो टीवी की वैल्यू क्या होगी, 0.196। अगर 90% होगा तो टीवी की वैल्यू क्या होगी, 0.848। अगर 60 होगा तो 0.283, और अगर 100% हुआ तो टीवी टाइम फैक्टर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि भाई टाइम फैक्टर इनफाइनाइट है, 100% कंसोलिडेशन कब होगा, जब टाइम फैक्टर कितना होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, सुनना ध्यान से सुनना, हम क्या अज्यूम करते हैं कि प्राइमरी कंसोलिडेशन कब कंप्लीट होगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन कब कंप्लीट होगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा जब u कितना हो जाएगा, u ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%। अगर u ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% हो गया तो हम समझते हैं कि प्राइमरी कंसोलिडेशन हो गया। क्यों, इस 100% के लिए तो इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, कब तक के बैठे रहोगे, यही काम थोड़ी है, दूसरे भी काम है, तो बैठे नहीं रहोगे। अगर 90% से ज़्यादा हो गया डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब सेटलमेंट हो गया, जो भी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हम पढ़ रहे हैं वो अगर 90% से ज़्यादा हो गया तो मान लेना प्राइमरी कंसोलिडेशन ख़त्म हो चुका है और सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुका है। ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं ना, पर इम्पोर्टेंट क्या है, टोटल सेटलमेंट, वो अभी पढ़ेंगे आगे। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई परसेंटेज यू और टीवी की। अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं रूल की, रूल और ट्रिक। अब ये जो कल जो थंबनेल था वो ये भी था, तो ये छूट चुका था, लेकिन आज इसको कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक साइकिल आएगी, तर्जागी की साइकिल को चलाना सीखना, एक बार सीधे एक बार उल्टे, एक बार सीख गए सीधा चलाना और उल्टा चलाना तो कंसोलिडेशन हो गया, आधा कंसोलिडेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर ये इतना सा सीख गए तो अब देखो साइकिल क्या है,
क्वेश्चन क्या होगा, या तो तुमसे बोलेगा कि एट टाइम टी डेल्टा एच, दो चीज़ तुमसे निकलवा सकता है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो वो तुमसे निकलवाएगा डेल्टा एच या वो तुमसे निकलवाएगा टाइम, कि भाई कितने टाइम में सेटलमेंट इतना हुआ, या ये बताओ कि इतना सेटलमेंट होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें वो निकलवा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सीन है। ये निकलवाएगा तो इसको निकाल के दे देंगे। तो साइकिल चलाना आप सीखते हैं। साइकिल चलाना हम कैसे सीखेंगे, अब अगर उसने पूछा कि एट टाइम टी कितना डेल्टा एच होगा, एट टाइम टी कितना डेल्टा एच होगा, तो टी से शुरू करना साइकिल को। जब टी से तुम साइकिल को शुरू करोगे तो तुम्हारे पास टी होगा। टी से क्या निकालोगे, टी से निकालोगे तुम टी वी निकालोगे। टी वी का फॉर्मूला क्या है, सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर। अब तुमको ये भी दिया रहेगा, सी वी और डी उसको देना पड़ेगा अगर सॉल्व करवाना है तो। वहाँ से फिर तुम्हारा क्या निकलेगा, वहाँ से तुम्हारा निकलेगा सी वी, और जब एक बार सी वी निकल गया, सी वी नहीं, वहाँ से क्या निकलेगा टी वी, और एक बार जब टी वी निकल गया तो टी वी से क्या निकलेगा तुम्हारा, टी वी से जो हमारे दो फॉर्मूले थे वहाँ से क्या निकलेगा परसेंटेज यू, कि कितना परसेंटेज हुआ है, और वहाँ से क्या फॉर्मूला है डेल्टा एच बाय डेल्टा कैपिटल एच इंटू 100। तो तुम्हारे यहाँ से क्या निकलेगा डेल्टा एच निकलेगा। तो साइकिल को एक बार ऐसा घुमाया तो ये निकल गया। तो यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से ये निकाला, तो साइकिल एक बार कैसी, इससे ये निकालना था तो साइकिल को ऐसे घुमा दिया। अब देखो तुमको क्या क्या वो दे देगा, या तो सी वी तो देना ही पड़ेगा, डी तुमको देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा 1 वे 2 वे। डी कैसे निकालते इस पे बात कर ली। डेल्टा एच मतलब फाइनल सेटलमेंट तुम उसको देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम चीज़ें तुमको दी हुई होगी क्वेश्चन में, बस तुमको साइकिल चलाना आना चाहिए। उसको ऐसा चलाया तो टी से क्या निकला डेल्टा एच। अब इसी साइकिल को तुम उल्टा चलाओगे तो क्या पूछेगा कि भाई इतना सेटलमेंट है, कि फाइनल सेटलमेंट है 100 mm। अब ये मेरे को बताओ 50 mm कितने टाइम में होगा, फाइनल सेटलमेंट कितना है, डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एच है 100 mm। अब मेरे को बताओ और डेल्टा स्मॉल एच है कितना 40 mm। तो ये 40 mm में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। तो साइकिल अभी ऐसी चलाई थी, अब साइकिल को कैसी चलाओगे, अब साइकिल को तुम उल्टी तरफ चलाओगे। तो उल्टी तरफ चलाओगे तो यहाँ से डेल्टा एच दिया है, तो जब डेल्टा एच स्मॉल डेल्टा एच और कैपिटल डेल्टा एच दिया है तो यहाँ से निकाल लो क्या परसेंटेज यू, यहाँ से क्या निकाल लो, यहाँ से निकाल लो परसेंटेज यू। जब परसेंटेज यू निकल गया, परसेंटेज यू निकालने के बाद क्या निकाल लो टी वी। अब ये टी वी कैसे निकलेगा सर, तो टी वी का जो फॉर्मूले थे दो, परसेंटेज यू ग्रेटर देन 60 और लेस देन 60 वाले वो लगाओ। जब टी वी आ गया तो सी वी और डी दिया रहेगा, तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ से तुम्हारे यहाँ इस क्वेश्चन में टी वी की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से तुम्हारा फाइनल क्या आएगा कि टाइम आएगा, कि कितने टाइम में तुम्हारा ये 40 mm वाला सेटलमेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम साइकिल को एक साइड घुमाओ, दूसरी साइड दूसरे बार में अगर पूछा जाए तो दूसरी साइड घुमाओ। जब इस साइकिल घूमेगी तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो गए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि साइकिल घुमाना आना चाहिए। तो साइकिल घुमाना के लिए जब बचपन में छोटे थे तो पहले 3 चक्के वाली साइकिल चलाते थे, 3 से फिर 2 पे आए हो और अभी हवा में उड़ते हो गाड़ियाँ लेके। तो अगर तुमको इसमें गाड़ी लेके हवा में उड़ना है तो तुमको कुछ नहीं, 2 से 3 दिन प्रैक्टिस कर लो। जितने क्वेश्चन मिल सकते प्रीवियस ईयर मैंने बुक सब बता दी थी, उसमें से पूरे क्वेश्चन कर लो। हार्डली 2-3 दिन तो बहुत बोल दिए, 3 घंटे बैठ के करोगे ना, 3 घंटे में तुम अच्छे से बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व कर लेना, और ये क्वेश्चन हो गए तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली और चीज़ें ईजी लगेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सीवी के ऊपर से कुछ बात करते हैं। क्या कंसोलिडेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के ऊपर थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब बात करते हैं मेथड टू डिटरमाइन सीवी की, कि सीवी कंसोलिडेशन कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कैसे निकालेंगे। तो ये 2 मेथड होती है, टेलर्स स्क्वायर रूट मेथड होती है एक, और एक होती है कैसेग्रांडेज मेथड। 2 मेथड कैसेग्रांडे ने दी थी। कैसेग्रांडे ने कैसे दी होगी, तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होंगे तो उसने दी थी, और एक टेलर ने दी थी। अब टेलर ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और अपने हिसाब से इक्वेशन दी। अब ये सब देखेंगे, काफ़ी सिंपल है। उससे पहले हमको देखना है क्या, सीवी के बारे में देखना है।
तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो लिक्विड लिमिट CV किस किस पे डिपेंड करेगा। तो CV देखो लिक्विड लिमिट, अगर लिक्विड लिमिट बढ़ा दूंगा मैं, अगर लिक्विड लिमिट बढ़ा दूंगा तो CV पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब तुमको क्या, ये तो पूछा गया है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बट वहाँ पे तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ और चेंज हो सकता है, तो हो सकता है, तो उस हिसाब से तुमको सोचना पड़ेगा। अगर क्या लिक्विड लिमिट वाला सीन है दिया है, अगर फिर से रिपीट होता है क्वेश्चन, तो देखो लिक्विड लिमिट अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, तो सर क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी। ऊपर जा रहा मतलब बढ़ रहा, नीचे जाएगा मतलब कम होगा, तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ रही है। तो जब कंप्रेसिबिलिटी बढ़ रही है तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। चलो ठीक है सर, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन भी बढ़ रहा है। जब कंप्रेसिबिलिटी बढ़ी तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन बढ़ा, तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ेगी। अब ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी MV भी बढ़ेगा। अभी सर MV तो बढ़ा दिया आपने, क्यों, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी बढ़ रही, तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, वो भी क्या था, कंप्रेसिबिलिटी ही था, तो वो भी बढ़ेगा। जब ये बढ़ गया, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ेगा। ये क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन था, CC क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, और एक और क्या था, CR कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। MV क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। जब MV बढ़ा तो MV का फॉर्मूला क्या होता है, MV इक्वल्स टू AV अपॉन 1 प्लस E0। जब एक चीज़ बढ़ी तो ये भी बढ़ेगी, तो सर AV भी बढ़ेगा। चलो ये भी बढ़ गया, तो जब ये भी बढ़ गया तो और क्या होगा, ये CV पे कैसा होगा, तो CV का फॉर्मूला क्या था, अभी निकाला था हमने, K बाय गामा W 1 प्लस E0 अपॉन AV। जब ये चीज़ बढ़ रही है और ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी चीज़ों को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। सारा सिखाया था मैंने कि दो चीज़ में कंपैरिजन चल रहा है तो एक चीज़ तीसरी चीज़ को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो ये जब बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, ये होगा कम, तो आपका CV जो होगा वो क्या होगा, कम। तो ऐसे सोचना, ये थिंकिंग कैपेसिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और जो टाइम के साथ आएगी, तो इसलिए पेशेंस चाहिए थोड़ा, तो टाइम के साथ आएगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि लिक्विड लिमिट बढ़ी तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो था CV वो कम हुआ। अब तो ये बात हो गई, ये तो जनरली बात हो गई, पर तरजागी ने क्या माना, तरजागी ने क्या माना, तरजागी ने बोला था क्या, कोएफिशिएंट, जो हमने एक अजम्पशन पढ़ा था कि कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज कांस्टेंट। इन्होंने क्या माना था, कांस्टेंट माना था। जब ये चीज़ कांस्टेंट हो गई तो ये भी चीज़ क्या हो गई, ये भी चीज़ कांस्टेंट हो गई। मैंने वहाँ याद करो बोला था कि मैं आगे बताऊंगा, तो आज वो मौका आ गया बताने का। जब CV को इनने कांस्टेंट मान लिया तरजागी जी ने, जब तो क्या हुआ, तरजागी जी ने इसको कांस्टेंट माना, तो AV क्या ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और AV क्या होता है, AV जो होता है वो होता है डेल्टा E अपॉन डेल्टा सिग्मा बार होता है AV का फॉर्मूला। तो ऑटोमेटिकली तरजागी जी ने क्या बोला कि भाई CV अगर कांस्टेंट है तो मतलब क्या है, E वर्सेस सिग्मा बार कर्व क्या है, कांस्टेंट है। E वर्सेस सिग्मा बार कर्व क्या है, कांस्टेंट है। तो इस अजम्पशन का मतलब मैंने बोला था बाद में समझाऊंगा, तो इस अजम्पशन का मतलब क्या था कि CV को कांस्टेंट लिया, मतलब E वर्सेस सिग्मा बार कर्व को क्या लिया, कांस्टेंट लिया। अब मैं ये कहानी वहाँ बताता तो आधे लोगों के होश उड़ जाते, तो इसलिए बाद में बताया। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की। अब आगे बात करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालेंगे कैसे। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं रखा है इसमें, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया, दे दिया, और वही चीज़ हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट मेथड देखेंगे टेलर्स स्क्वायर रूट मेथड, और दूसरी देखेंगे कैसाग्रांडे मेथड। तो दोनों मेथड्स को क्या देखेंगे, पैरेलली देखेंगे। अब देखो, जब टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या कंसर्न रखा कि परसेंटेज U कितना लिया,
परसेंटेज यू लिया 90%। कितना लिया? परसेंटेज यू 90%। और जब कैसे ग्रैंडे ने किया तो कैसे ग्रैंडे ने बोला कि भाई हम अलग लेंगे, आपने 90 पे लिया है तो यू परसेंटेज हम लेते हैं 50%। क्या लिया? 50%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, रेट से लिखी इसलिए कि 90। इन्होंने क्या बेसिकली 90 पे फोकस किया कि परसेंट जब कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन 90% हो जाएगा तब CV का वैल्यू हम निकालेंगे। और इन्होंने बोला कि ठीक है आप 90 पे निकाल रहे हो तो हम 50 पे निकाल रहे हैं कि जब 50 होगा तो 50 पे निकालेंगे। अब क्यों वो भी 90 पे निकाल लेते तो लोग क्या बोलते कि भाई तुमने क्या नया कर लिया, 90 पे तो ऑलरेडी टेलर्स ने दे दिया था, कैसे ग्रैंडे ने क्या तुमने भी 90 पे निकाल लिया, तो कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। इंजीनियर्स आजकल बहुत सारे निकल रहे तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, तो इसलिए कुछ इंजीनियरिंग में ही कुछ अच्छा करो। और अब उसमें अच्छा और क्या कर सकते हो? गेट में अच्छे मार्क्स ले आओ तो बढ़िया सीन हो जाएगा। गेट में अच्छे मार्क्स आ गए तो तुम अलग सा अलग हो गए, तुम कैसे ग्रैंडे बन गए। और तुमने अगर क्या किया कि 90% गेट में गेट क्लियर नहीं हुआ तो तुम क्या, टेलर ने भाई गेट तो हर कोई निकाल ले रहा है, अच्छे मार्क्स से निकालो, गेट तो क्या है अच्छे नंबर से निकालो, रैंक आनी चाहिए थोड़ी, है ना। तो इधर आओ, अब देखो काम की बात। और जितना जो नाम में है, नाम में ही सब छुपा होता है, इधर भी नाम में सब छुपा हुआ है। अब ये कैसे पता लग जाता है? इंजीनियरिंग पूरी क्या बताई थी मैंने, नाम में ही छुपी होती है। अब देखो क्या निकालना है, क्या पढ़ रहे हैं अपन, कंसोलिडेशन पढ़ रहे हैं। तो ये जो चल रहा है काम वो कंसोलिडेशन का चल रहा है। तो टेलर्स स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, मतलब टाइम को किस में लिया इनने, टाइम को स्क्वायर रूट में लिया। और क्या एनालिसिस किया होगा? सेटलमेंट एनालिसिस किया होगा। मतलब यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा डायल गेज रीडिंग, डायल गेज, यहाँ आएगा डायल गेज रीडिंग। अब उनने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा वहाँ पे मान लो कुछ भी रीडिंग आ रही होगी, जो भी आ रही होगी, पर इम्पोर्टेंट क्या था कि जो टाइम था उसको किस में लिया उन्होंने? स्क्वायर अंडर रूट में, है ना, स्क्वायर रूट में। अब कैसे ग्रैंडे की बात करते हैं, कैसे ग्रैंडे ने क्या किया? कैसे ग्रैंडे ने क्या किया? कुछ नहीं, इन्होंने लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड, मतलब यहाँ तो क्या है, यहाँ तो डायल गेज रीडिंग है, डायल गेज रीडिंग है। टाइम को किस में ले लिया? लॉग ऑफ टी में ले लिया, और यहाँ पे कुछ ग्राफ बना होगा। तो देखने वाली बात ये है कि कौन सा करस्पॉन्डिंग 90% के करस्पॉन्डिंग लिया और इन्होंने 50% के करस्पॉन्डिंग लिया। तो 90% के टेज के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? कुछ टाइम आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? T90। उसको क्या बोलेंगे? 90% क्या, यहाँ पे जो टाइम आएगा उसको क्या बोलेंगे? अंडर रूट ऑफ T90। मतलब 90% कंसोलिडेशन होने के लिए कितना टाइम लगा, वो T90 होगा। 50 के करस्पॉन्डिंग कुछ टाइम आया होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लॉग T50। मतलब 50% कंसोलिडेशन होने में, कंसोलिडेशन मतलब सेटलमेंट होने में कितना टाइम लगा। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या है? पता है। तो जब पता है तो करते हैं। टीवी का फॉर्मूला बोलो। टीवी किसके करस्पॉन्डिंग? टीवी 90 के करस्पॉन्डिंग। क्या निकालोगे? CV। क्या चाहिए तुमको? T चाहिए सर। T कितना है? T90। T90 क्या है? 90% कंसोलिडेशन होने के लिए क्या टाइम लग रहा है? अपॉन D स्क्वायर। अपॉन क्या? D स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 90% करस्पॉन्डिंग के अभी पहले चार्ट बनाया था, उसमें TV 90 की वैल्यू कितनी आएगी? उसमें आएगी 0.848। अरे अभी चार्ट बनाया था, याद करो, थोड़ा रिवाइंड करके देखना। D स्क्वायर कहाँ गया? D स्क्वायर इधर गया। अपॉन T90 कहाँ है? T90 यहाँ आया। तो ये क्या आया? ये तुम्हारा CV आ गया। ये क्या आ गया तुम्हारा? CV आ गया। ठीक है। अब उनने जो एनालिसिस किया वो किया। अब बात करते हैं अल्टीमेटली क्या है। T90 समझने वाली चीज़ है, ये तो तुम्हारा चार्ट सा है जो गिवन है। T90 मतलब 90% कंसोलिडेशन के लिए क्या है, कितना समय लग रहा है। अब बात करेंगे इसकी
50%, तो टीवी 50 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 50 के करस्पॉन्डिंग चाहिए। 50 टीवी 50 CV T50 अपॉन डी स्क्वायर। टीवी के करस्पॉन्डिंग U 50% के करस्पॉन्डिंग टीवी कितना था, टीवी था 196, मतलब 0.196। डी स्क्वायर को इधर ले गया, डी स्क्वायर को इधर ले गया, T50 को इधर आ गया, इक्वल्स टू CV। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा आ गया कैसेग्रैंडे का जो था सीन, वो कैसेग्रैंडे का सीन आ गया। तो यहाँ पे मैंने तुमको क्या, तीसरा जो सॉल्यूशन था, जो मतलब सॉल्यूशन तो नहीं बोलेंगे पर लेकिन ठीक है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इनके एक्सपेरिमेंट की भी वैल्यू होगी। अब ऐसा नहीं कि तरजागी करते जाओ, दूसरे साइंटिस्ट की भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है मार्केट में। तो टेलर्स का ये सीन था कि भाई स्क्वायर अंडर रूट में लिया था टाइम को, इन्होंने लॉग में लिया था, इतना फ़र्क है। और दूसरा फ़र्क तो मैंने यही बता दिया कि 90% के करस्पॉन्डिंग निकाला इनने CV, और परसेंटेज 50 के करस्पॉन्डिंग ये निकाला CV। अब दोनों से CV क्या आएगा, CV दोनों से ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए। सेम क्यों आना चाहिए, तरजागी ने क्या लिया था, CV कांस्टेंट लिया था, और तरजागी कौन थे, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो अगर घर में तुम्हारे पापा ने कोई चीज़ बोल दी कि ये बेटा नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, कुछ भी कर लो। तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स ने बोल दिया कि CV को कांस्टेंट लेना है, तो कांस्टेंट लेना है। तो यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, कुछ वेरिएशन आएगा, अलग अलग भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। अल्टीमेटली क्या है कि भाई इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने कुछ किया, इनका अलग डेटा, इनका अलग डेटा, पर लेकिन ओवरऑल बात घूम फिर के कहाँ आती है कि भाई तुम तरजागी को सेटिस्फाई कर रहे हो तो तुम सही हो, तरजागी सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो तुम गलत हो गए। गलत नहीं हो गए बट लेकिन सॉइल मैकेनिक्स में गलत हो गए। ऑलमोस्ट ये सारी वैल्यूज चार्ट से ली हुई है, तो ऑलमोस्ट दोनों में CV क्या आएगा, सेम आएगा, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बात हो गई मेथड टू डिटरमाइन CV की, है ना। अब बात करेंगे किसकी, सेटलमेंट की, कि सेटलमेंट फाइनल सर इतने दिन से पढ़ा रहे हो, सेटलमेंट तो आपने आज तक की नहीं बताया कैसे निकालना है। तो अब बात करेंगे किसकी, सेटलमेंट की, कि भाई इनिशियल कंपैरिजन में क्या फार्मूला है, इलास्टिक सेटलमेंट का क्या फार्मूला है ना, और सेकेंडरी इसका क्या फार्मूला, और सर प्राइमरी कैसे निकालेंगे। तो अब बात करेंगे किसकी, सेटलमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब किसकी बात करेंगे, फाइनल कंक्लूजन पे आ चुके हम चैप्टर 7 और 8 के। ये कंपैरेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन, ये क्या था, ये सिंपली था सेटलमेंट। तो सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट, सो टोटल सेटलमेंट क्या होगा, टोटल सेटलमेंट is the sum of initial settlement primary settlement and secondary settlement। अब जो पढ़ना है हमको, टोटल सेटलमेंट जो होगा S, वो S किसके बराबर होगा, S इनिशियल प्लस S प्राइमरी प्लस S सेकेंडरी। इन तीनों का जब सम कर दोगे तो तुम्हारे सॉइल में क्या आ जाएगा, तुमको पूरा पता लग जाएगा कि फाइनल सेटलमेंट कितना हुआ है या टोटल सेटलमेंट कितना हुआ है। अभी हमने किस पे बात ख़त्म की थी, हमने प्राइमरी कंसोलिडेशन को काफ़ी डीप में पढ़ा है ना, और इनिशियल और ये बचे हुए थे। तो इनमें कुछ नहीं, दोनों में क्या है, सिंपल फॉर्मूले हैं, तो वो मैं बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। और मेन जो गेम चल रहा था वो किसका चल रहा था, वो चल रहा था इसका, प्राइमरी का। तो प्राइमरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे किसकी, पहले बात करेंगे इनिशियल की, फिर बात करेंगे प्राइमरी की, फिर बात करेंगे सेकेंडरी की, कि क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है।
जो लोग भूल गए हैं वो एक बार देख लो कि इनिशियल क्या था, हवा निकल जाती थी जिसमें एयर बाहर निकलती थी, एयर बाहर निकलती थी तो उसको बोलते थे इनिशियल और इमीडिएट सेटलमेंट, ठीक है, या कॉम्पैक्शन या कंप्रेसिबिलिटी, है ना, बहुत सारे नाम थे। प्राइमरी क्या होता था, जब वॉइड से पोर वॉइड से क्या होता था, पोर वॉइड से क्या निकलता था, वाटर निकलता था, तो उसको बोलते थे प्राइमरी। और जब रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड्स के कारण जो वॉल्यूम चेंज होता था उसको क्या बोलते थे, सेकेंडरी। तो अब एक एक बात करते हैं कि क्या होगा। चलिए आइए बात करते किसकी, इनिशियल और इमीडिएट सेटलमेंट की। अब इनिशियल और इमीडिएट सेटलमेंट क्या होता है देखते हैं। SI से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है वो सब तो ठीक है, आते जाते रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इनिशियल सेटलमेंट और इमीडिएट सेटलमेंट किससे निकालते हैं, कौन पेनिट्रेशन मेथड is used to determine initial or immediate settlement, इनिशियल और इमीडिएट सेटलमेंट क्या यूज़ करते, कौन सा टेस्ट या कौन सी मेथड, कोन पेनिट्रेशन मेथड। ये मेथड काफ़ी डीप में पढ़ेंगे जब फाउंडेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पे हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब अभी के लिए क्या है कि अभी ये इम्पॉर्टेंट है कि कोन पेनिट्रेशन मेथड से क्या निकलता है, इमीडिएट सेटलमेंट निकलता है। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है, ये जो ऊपर लिखा है वहाँ पे क्या है, H0 सिग्मा नॉट बार अपॉन 1.5 QC लॉग सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा नॉट बार। अब देखो QC क्या है, QC एक कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस जो आपको दिया रहेगा, ठीक है। H0 क्या है, H0 है इनिशियल थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल सॉइल। अब ये क्या है सर, देखो अगर क्या है कि ये तुम्हारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, तुमको क्या बोला कि यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिल्ट है, और लास्ट में क्या है, क्ले है। अब मैं सेटलमेंट किस में पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्ले में कितना सेटलमेंट होगा अगर मैं ऊपर घर बनाऊँगा तो क्या ये इनिशियल थिकनेस ऑफ कंप्रेसिबल सॉइल, मतलब कौन सी सॉइल की थिकनेस लेनी है। तो क्ले अगर पूछूंगा तो H0 क्या होगा, जो क्ले की थिकनेस होगी वो H0 हो जाएगा। अगर मैं सैंड की पूछूंगा तो ये H0 ऊपर चले जाएगा, तो ये ऊपर H0 याला हो जाएगा। अगर मैं सिल्ट की पूछूंगा तो H0 ये हो जाएगा। तो जिसका पूछा जाएगा उसकी इनिशियल थिकनेस कि भाई कंसोलिडेशन स्टार्ट होने से पहले क्या थिकनेस होगी। अभी मैं क्ले की पूछ रहा हूँ तो क्या होगा, ये H0 क्ले का होगा, क्ले की इनिशियल थिकनेस होगी। अब क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं किसकी, सिग्मा नॉट बार की। सिग्मा नॉट बार क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ कंप्रेसिबल लेयर। अब देखो ये इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस मतलब जहाँ खड़े हो उसके ऊपर सब देख लो। तो सर यहाँ पे क्ले है तो क्ले के
ऊपर सब देख लो, पर क्ले में भी सर एक अपर पार्ट है एक लोअर पार्ट है, तो हम कहाँ पे खड़े हो, तो सिंपली बोला कि सेंटर में खड़े हो जाओ क्ले के, और यहाँ से कितना देख लो, यहाँ से ऊपर देख लो कितनी क्या आ रही है, इफेक्टिव स्ट्रेस। अब ये चैप्टर कौन सा है, ये थर्ड चैप्टर हमने सिर्फ डेडिकेट किया था किसके लिए, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए, तो वो इफेक्टिव स्ट्रेस वही वाली है। तो कहाँ पे निकालना है, सेंटर लेयर पे, ठीक है। अब क्या है, डेल्टा सिग्मा बार, डेल्टा सिग्मा नॉट, डेल्टा सिग्मा बार। अब ये डेल्टा सिग्मा बार क्या है कि भाई पहले कितने का स्ट्रेस आ रहा था ऊपर से पहले आ रहा था, इनिशियली आ रहा था स्ट्रेस, वो आ रहा था 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। अब चेंज कितने का आया है, ऊपर कितने का था, ऊपर इतने का था, नीचे चेंज होते होते आ गया कितना 200 मान लो है, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चेंज कितने का है, 100 का चेंज आया, तो डेल्टा सिग्मा बार क्या, डेल्टा सिग्मा कितना होगा 100, मतलब चेंज निकालोगे चेंज। तो ये सारी चीज़ें अभी जब क्वेश्चन, अगली वीडियो बनेगा एक और जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के ऊपर फोकस करेंगे, है ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, डेल्टा सिग्मा बार के चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ पे चेंज देखोगे, एट द सेंटर ऑफ कंप्रेसिबल लेयर, एट द सेंटर ऑफ कंप्रेसिबल लेयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या फर्स्ट फार्मूला हो गया इनिशियल कंप्रेशन का, ठीक है। इनिशियल कंप्रेशन का ये हो गया। अब आगे बात करते हैं किसकी, एक होता है इलास्टिक सेटलमेंट। इलास्टिक सेटलमेंट बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो ये इनिशियल था, इनिशियल मतलब जो कॉम्पैक्शन वाला हो रहा था, जो इंस्टेंट हो रहा था, जो इमीडिएट हो रहा था, है ना, पहला वाला याद करो फर्स्ट लेक्चर, ये उसकी बात हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इलास्टिक सेटलमेंट पर, चलिए आइए अब देखते हैं क्या है इलास्टिक सेटलमेंट क्या होता है। इलास्टिक सेटलमेंट, अब देखो क्या हुआ कि कंप्रेशन तो इनिशियल कंप्रेशन या इमीडिएट सेटलमेंट जो था वो हो गया। अब क्या होगा कि इमीडिएट सेटलमेंट होगा तो सॉइल में क्या होगा, कुछ इलास्टिक सेटलमेंट भी होगा। इलास्टिक सेटलमेंट मतलब जो रिकवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, ये क्या है, ये आपकी ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे आपका क्या है, फुटिंग है ये क्या है, फुटिंग है। अब क्या होगा कि कुछ सॉलिड्स जो होंगे, कुछ सॉलिड्स जो होंगे क्या होंगे, फुटिंग के नीचे होंगे, कुछ सॉलिड्स जो होंगे फुटिंग के नीचे होंगे, और इसके नीचे भी होंगे कुछ बहुत सारे। तो मान लो ये लेयर है, काफ़ी सारी लेयर है। सेटलमेंट मान लो कितना हुआ, जब कॉम्पैक्शन तुमने किया होगा तो सेटलमेंट कितना हुआ, ये जो नीचे के सॉलिड्स है वो क्या होंगे, कुछ कंप्रेस हो गए होंगे। क्यों, ये जो एक्स्ट्रा वेट आया फुटिंग का उसके कारण कंप्रेस हो गए होंगे, तो फुटिंग कहाँ कुछ नीचे इधर साइड चली गई होगी, ठीक है। अब ये नीचे चली गई तो क्या होगा कि जैसे ही तुम वो हटा दोगे, कंप्रेशन मशीन हटा दोगे या फुटिंग हटेगी, तो फुटिंग हटने के बाद क्या होगा, ये कुछ ऊपर आएंगे, थिक्सोट्रॉपी, कुछ ऊपर आएंगे। इलास्टिक सेटलमेंट मतलब, इलास्टिक सेटलमेंट मतलब ये सेटल कितने हुए, ये टोटल सेटलमेंट मान लो इतना है फुटिंग के नीचे, टोटल सेटलमेंट फुटिंग के नीचे इतना है, तो इसमें से कितना रिकवर हो जाएगा, इतना रिकवर हो जाएगा। तो जो रिकवर होता है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक सेटलमेंट, है ना। अब ये इलास्टिक सेटलमेंट क्यों हुआ भाई, सब चिपक गए, एकदम चिपक गए, ठीक है। अगर मैं एक कमरे में, ये एग्जाम्पल छोड़ो, प्रैक्टिकल एग्जाम, अगर मैं एक कमरे में, इतने छोटे से कमरे में 1000 लोगों को डाल दूँ तो सब ऐसे चिपक चिपक के खड़े हो जाएंगे, और जैसे ही मैं उनको एक गेट खोल दूंगा तो सब धीरे 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 आधे भागते जाएंगे, है ना। जो भाग रहे हैं वो कौन से, वो इलास्टिक वाले हैं, और जो रह गए वो क्या है, वो प्लास्टिक वाले। तो सेम वही चीज़ कि इसमें क्या होगा कि जो रिगेन कर लेंगे अपनी जो टोटल सेटलमेंट, अगर डेल्टा एच का टोटल सेटलमेंट हुआ है, कौन सा इनिशियल वाला एस आई, अगर ये एस आई मानो, एस आई कौन सा था जो पहले निकाले थे, टोटल एस आई इतना हुआ है,
ठीक है। तो इसमें से कुछ क्या होगा, इसमें से इतना कुछ रिकवर हो जाएगा। इतना कुछ कितना रिकवर हुआ, वो था SI इलास्टिक। ये क्या था, इलास्टिक सेटलमेंट था। ये कितना था, इलास्टिक सेटलमेंट, जो रिकवर हो सकता है। इलास्टिक सेटलमेंट मतलब जो रिकवर हो सकता है, जो किसके कारण होता है, वो सॉइल सॉलिड जो पास पास चिपक गए थे बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा थोड़ा हाथ खोलेंगे, एडजस्ट होंगे, तो वो जो एडजस्ट होंगे वो उनको क्या बोलते हैं, इलास्टिक सेटलमेंट बोलते हैं। तो इलास्टिक सेटलमेंट बहुत जगह पूछा जाता है। तो क्यू क्या है, क्यू है यूनिफॉर्म प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग। जो फुटिंग, अगर ये इसके नीचे क्या लगा दी मैंने, ये फुटिंग है, इसको अच्छे से बनाते हैं यार, ये क्या मज़ा नहीं आ रहा। ये बात देखो, एट द बेस ऑफ फुटिंग, बेस पे क्या है, प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन या फुटिंग। तो वो क्या हुआ, क्यू, कि भाई यहाँ पे यहाँ पे जो सॉइल सॉलिड्स है इनके ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है या कितना यूनिफॉर्म सरचार्ज आ रहा है, ठीक है। बी क्या है, ब्रेड्थ ऑफ फुटिंग है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो जो छोटा वाला होगा वो लेना। म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो है, तो क्यू बी 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन ई एस बोले तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ सॉइल, ये सॉइल का ई एस, ठीक है। और लास्ट में आता है आई टी मतलब इन्फ्लुएंस फैक्टर और फिर शेप फैक्टर, जो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ फुटिंग और विड्थ ऑफ फुटिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी क्या है कि ये फुटिंग है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है कुछ, तो क्या होगा कि कुछ सेटलमेंट होगा। अब जब मैं फुटिंग हटा दूंगा तो ये कितना होगा, ये रीगेन कर लेगा, ये जो रीगेन किया उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक सेटलमेंट, जो रिकवर कर लिया है, ठीक है, जो रिकवरेबल है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, इलास्टिक सेटलमेंट की। अब बात करेंगे किसकी, प्राइमरी सेटलमेंट कैसे निकालेंगे, क्या डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी सेटलमेंट। हमने इनिशियल निकालना सीख लिया, इनिशियल का वो पुराना फार्मूला पिछला वाला वो निकालेंगे अलग से, क्वेश्चन में अगर टोटल पूछा था। फिर प्राइमरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखेंगे, फिर सेकेंडरी निकाल के तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, टोटल सेटलमेंट आएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन या प्राइमरी सेटलमेंट, ठीक है। चलिए आइए मेन पॉइंट पे आ गए हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, कि भाई प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट का कैसे निकाला जाए। इसमें 3 केस है। पहला केस है क्या, व्हेन चेंज इन वॉइड रेशो में चेंज अगर तुम्हें पता हो तो क्या होगा। तो अब वो जो एक प्रूव करवाया था वहाँ पे मैंने बोला था बाद में देखेंगे, तो वो आज देखेंगे, ठीक है। बात करते कैसे निकलेगा, तो देखो ये क्या है, ये है अपना फर्स्ट चैप्टर, 3 फेज सिस्टम। ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड, और क्या है, वाटर और एयर। बात किसकी कर रहे हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन की, तो एयर तो नहीं रही। तरजागी ने क्या बोला था, तरजागी ने बोला था सॉइल मास इज सैचुरेटेड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो भाई ये क्या हो गया, ये तो वाटर हो गया, ठीक है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वी नॉट। ये नॉट क्या है सर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल ई नॉट लेंगे, ठीक है। इनिशियल को क्या ले रहे थे, ई नॉट ले रहे थे, तो ये वही वाला ई नॉट है। तो वी नॉट क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में पानी होता था, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। इसको क्या लेंगे, टोटल इसको लेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वी नॉट मतलब वी नॉट क्या होगा, वी नॉट होगा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है। अब देखो ऊपर से क्या हो रहा होगा, ऊपर से कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस आ रही होगी या सरचार्ज। कितने का सरचार्ज आ रहा होगा, मान लो सिग्मा नॉट बार का इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है। अब इसमें कुछ चेंज कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, तो ये क्या आएगा, कितने का चेंज होगा, डेल्टा सिग्मा बार का कुछ चेंज आ रहा होगा।
अब इस चेंज के कारण क्या होगा कि आपका जो था यहाँ पे क्या ई नॉट मतलब इनिशियल वॉइड रेशो, अपने को क्या निकालना है, व्हेन चेंज इन वॉइड रेशो इज नोन। तो इनिशियल वॉइड रेशो क्या होगा, इनिशियल वॉइड रेशो का वी नॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये क्या होता है, इनिशियल वॉइड रेशो। अब देखो जब ऊपर से कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस आई या चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस आई, सरचार्ज आया या प्रेशर आया, कुछ भी आया, उसके कारण फाइनल क्या होगा। अब देखो क्या होगा कि व्हेन चेंज इन वॉइड रेशो इज नोन, जब हमको चेंज इन वॉइड रेशो पता हो। तो इनिशियल वॉइड रेशो क्या था, वी नॉट अपॉन वी एस। अब क्या हुआ, ऊपर से इफेक्टिव स्ट्रेस लग रही है या कुछ चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस लग रही हो या फिर कुछ ऊपर से सरचार्ज लग रहा हो, तो क्या होगा, कुछ वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा, वो वॉल्यूम कुछ इतना चेंज होगा। ये वॉल्यूम चेंज में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कुछ बदलेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स नहीं बदलेगा। क्यों, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि प्राइमरी कंसोलिडेशन चल रहा है। पानी कहाँ से जाएगा, पानी जाएगा सिर्फ ऊपर वाले वॉइड से, मतलब वॉइड से पानी जाएगा, सॉलिड में कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी चेंज आएगा ये डेल्टा वी का, जो डेल्टा वी का चेंज आ रहा है वो किसका चेंज है, डेल्टा वी का जो चेंज है वो किसका चेंज है, वो वॉइड का चेंज है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से पानी गया है। ठीक है, तो ये कब, कौन सी सिचुएशन है, जब 100% कंसोलिडेशन हो चुका होगा, E100, ई नॉट इनिशियल वाला, E100 जब प्राइमरी कंसोलिडेशन पूरा हो गया है। तो इसमें सेटलमेंट कितना हुआ, तो ये इधर क्या रहेगा, इधर भी वाटर रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में कोई चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में एज इट इज़ रहेंगे। चेंज किस में हुआ, वी नॉट में हुआ। वी नॉट कहाँ से, वी नॉट से कितना हो गया, ये इतना कुछ हो गया है। इसका कुछ नामकरण कर दो, इसका कुछ नामकरण कर दो, इसका नाम दे देते, ये वी नॉट था तो ये वी डैश हो गया। और चेंज क्या होगा, ये चेंज किसके कारण हुआ है, ये चेंज हुआ है सिर्फ वॉल्यूम के कारण, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के कारण। तो इसको क्या बोल दो, ये चेंज किसके बराबर होगा, ये डेल्टा वी डैश के बराबर होगा, डेल्टा वी डैश के बराबर होगा, या फिर डेल्टा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर होगा, या डेल्टा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो हो गया। अब बात करते हैं किसकी, डेल्टा वी अपॉन वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम तो ठीक है, और ये क्या था, इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम हमने क्या लिया था, इनिशियल वॉल्यूम लिया था वी नॉट, तो वी नॉट लिया था। तो सिंपली क्या होगा, तरजागी ने बोला था एरिया को कांस्टेंट लेना, तो एरिया इनटू चेंज इन हाइट अपॉन एरिया इनटू, समझ रहे हो, एरिया क्या बोला था, 1D बोला था। 1D मतलब चेंज किस में होगा, सिर्फ हाइट में चेंज होगा या डेप्थ में चेंज होगा। एरिया कांस्टेंट था, सेमी इनफाइनाइट था, तो एरिया सेम था। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से ये निकल के आई पहली इक्वेशन कि डेल्टा वी अपॉन वी नॉट किसके बराबर होगा, डेल्टा एच अपॉन एच नॉट के बराबर होगा। इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन। एरिया क्या है, एरिया तो सेम लिया है। अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें E100 क्या होगा, E100 होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये सारी बातें हो जाएगी। अब आगे बात करते किसकी, चेंज इन वॉइड रेशो या चेंज इन वॉल्यूम की। ठीक है, अब देखो डेल्टा वी बाय वी नॉट को और क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा वी बाय वी नॉट। डेल्टा वी क्या है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वी नॉट क्या है, वी नॉट है वी नॉट अपॉन वी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, है ना, इन दोनों के बराबर ही है वी नॉट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, डेल्टा वी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो डेल्टा वी नॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस 1, ये आ गया। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो ये क्या होगा, डेल्टा ई का चेंज, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा
ए डेल्टा वी वी अपॉन वी, ये क्या हुआ डेल्टा ई, मतलब चेंज इन वाइड रेशो, और वी वी नॉट अपॉन ई वी एस क्या होता है, ये होता है ई नॉट होता है, और ये क्या होता है +1 होता है। तो ये वी वी नॉट अपॉन वी एस क्या है, यह है ई नॉट। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये किसके बराबर है डेल्टा वी अपॉन वी नॉट के। तो यहाँ से ये क्या आ गई, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। ये मैंने बोला था कि मैं प्रूफ करेंगे वहाँ पे, ये प्रूफ हो गया। अब देखो यहाँ पे कि डेल्टा वी फाइनल कंक्लूजन जो निकला इसका, तो वो क्या है, वो ये है कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अपने को क्या निकालना था, सेटलमेंट निकालना था। तो ये डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच का सेटलमेंट हुआ होगा, चेंज इन वाइड रेशियो कितना सेटलमेंट हुआ, मतलब डेल्टा एच का सेटलमेंट हुआ। एच नॉट क्या है, इनिशियल थिकनेस जो बताया था। तो डेल्टा एच बाय एच नॉट इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ रहा है, डेल्टा ई अपॉन 1 + ई नॉट। समझ रहे हो, तो ये पहला फॉर्मूला आ गया तुम्हारा, ए फॉर्मूला। जब तुम्हारा चेंज इन वाइड रेशियो पता होगा, तो चेंज इन वाइड रेशियो क्या होगा, ई ऑफ 100 माइनस ई नॉट, या ई नॉट माइनस ई 100, ठीक है। बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी माइनस करेंगे, तो ये क्या आएगा, चेंज इन वाइड रेशियो आएगा। और डेल्टा एच क्या है, सेटलमेंट, कौन सा सेटलमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट डेल्टा एच, और एच नॉट क्या है, इनिशियल थिकनेस, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला हो गया जब तुमको चेंज इन वाइड रेशियो पता होगा, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला देखेंगे जब तुमको वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी पता होगा। क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एमवी दिया होगा, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करोगे। तो पहली चीज़ ये समझ आ गई, फ्रॉम 1 and 2 ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। व्हेन चेंज इन बोल दो, या फिर व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नोन, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नोन, अभी आधे लोगों को यही नहीं पता होगा वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी क्या है, एमवी। जब हमको एमवी पता होगा तो कैसे क्या करेंगे। तो जब एमवी पता होगा तो देखो, अभी हमने पढ़ा क्या प्रूफ किया, एच नॉट डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन 1 + ई नॉट। तो इस इक्वेशन में क्या कर दूं मैं, इस इक्वेशन में ऊपर भी डेल्टा सिग्मा बार दे देता हूँ, नीचे भी डेल्टा सिग्मा बार दे देता हूँ। डेल्टा सिग्मा बार क्या है, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, क्या है, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो मैंने ऊपर जो चीज़ दी वही नीचे भी दी, तो कोई चेंज नहीं होगा। LHS इक्वल्स टू RHS। अब एक चीज़ देखो कि भाई डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार क्या होता है, तो डेल्टा ई और डेल्टा सिग्मा बार होता है AV अपॉन 1 + ई नॉट इंटू डेल्टा सिग्मा बार। AV क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार। तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अब देखो AV अपॉन 1 + ई नॉट क्या होता है, AV अपॉन 1 + ई नॉट होता है MV इंटू डेल्टा सिग्मा बार। और यहाँ क्या चल रहा था, डेल्टा एच अपॉन एच नॉट। तो फाइनल सेटलमेंट, फाइनल प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्या होगा, वो आएगा डेल्टा एच इक्वल्स टू एच नॉट MV डेल्टा सिग्मा बार, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, जब तुमको MV पता हो या MV गिवन हो। तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल्स टू, पहला कौन सा था, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन 1 + ई नॉट। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल्स टू एच नॉट, ये क्या था, एच नॉट MV डेल्टा सिग्मा बार, ठीक है, एच नॉट MV डेल्टा सिग्मा बार। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया किसका, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट का। अब बात करते हैं तीसरा,
अब क्या पता होगा, अब पता होगा कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन पता रहेगा तो कैसे निकालेंगे क्या, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ठीक है, चलो आओ तीसरा, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कौन सा कोएफिशिएंट, सी सी इज नोन। दो देख लिए, अब तीसरा देखते हैं। तो आओ देखते हैं क्या सीन है। वही फॉर्मूला अपना, कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा एच अपॉन एच नॉट क्या होता है, डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। अब क्या करूं मैं, दोनों साइड दे देता हूँ क्या, लॉग सिग्मा 1 बार बाय सिग्मा नॉट बार अपॉन लॉग सिग्मा 1 बार बाय सिग्मा नॉट बार, वेयर सिग्मा 1 बार क्या होगा, कुछ इनिशियल लग रहा होगा। इनिशियल कितना लग रहा था, इनिशियल लग रहा था सिग्मा नॉट बार प्लस कुछ चेंज आया होगा, कितने का आया होगा, डेल्टा सिग्मा बार का चेंज आया होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा 1 कुछ नया आएगा तो वो सिग्मा 1 बार होगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर नीचे दिया तो दोनों साइड क्या हुआ, दोनों साइड ऊपर नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी, तो दोनों साइड कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करता हूँ और आगे बात करते हैं। डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इक्वल्स टू, ये डेल्टा ई था तो ये डेल्टा ई चेंज इन वॉइड रेशियो, लॉग ऑफ इसको इधर ले लिया तो ये क्या है, लॉग ऑफ सिग्मा 1 बार बाय सिग्मा नॉट बार। ठीक है, ये भी, और इनटू एक ये है लॉग सिग्मा 1 बार अपॉन सिग्मा नॉट बार अपॉन ये 1 प्लस ई नॉट, ये 1 प्लस ई नॉट। अब देखो चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, वो ये क्या होता है, स्लोप किसका होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन होता है। जिसको नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो देखो। और ये 1 प्लस ई नॉट, 1 प्लस ई नॉट, तो ये 1 प्लस ई नॉट आ गया। और ये अपना लॉग ऑफ सिग्मा 1 क्या था, सिग्मा 1 था सिग्मा नॉट बार प्लस चेंज इन सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट बार। तो ये तो बात हो गई किसकी, तो फाइनल फार्मूला किसका आया, डेल्टा एच का फाइनल फार्मूला आया सी सी एच नॉट, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। एच नॉट क्या था, एच नॉट बताया था कि भाई इनिशियल थिकनेस कितनी है, वही वाला एच नॉट है ये, है ना, अपॉन ई नॉट, मतलब कंप्रेसिबल लेयर की इनिशियल थिकनेस, अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार अपॉन लॉग ऑफ सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट बार। सिग्मा नॉट बार बोले तो इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया थर्ड फॉर्मूला किसका, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट का। जब तुमको क्या, जब तुमको कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन पता हो। अब देखो जब सॉइल कैसी होगी, एनसीसी में होगी, नॉर्मल कंसोलिडेशन स्टेज में होगी या नॉर्मल कंसोलिडेटेड स्टेज में होगी, तो क्या होगा, यहाँ क्या यूज़ करोगे, यहाँ यूज़ करोगे सीसी। जब ओवर कंसोलिडेटेड स्टेज में होगी तो क्या यूज़ करोगे, CR, कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन अलग दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन अलग दिया है। तो वो पूछ क्या रहा है, जब नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल होगी, NCS सॉइल होगी तो CC, और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल होगी तो CR यूज़ करेंगे। ठीक है, और फाइनल सेटलमेंट पूछ लिया अगर उसने कि बताओ भैया पहले आप फाइनल सेटलमेंट क्या होगा, तो फाइनल सेटलमेंट NCS का सेटलमेंट प्लस OCS का सेटलमेंट इक्वल्स टू फाइनल सेटलमेंट। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं सारी ट्रिक्स बता दूंगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे अपन बढ़िया सा, जिसमें तुमको ये कंसेप्ट और डीप में समझ में आए कि ये हो क्या रहा है ना। उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिखेंगे कितने टाइप के आते हैं। बाकी वो टाइप फिर आप अपने घर पे अपने हिसाब से, श्रद्धा के हिसाब से करते रहना कि जो जो करना है। तो ये पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा एच इक्वल्स टू एच नॉट एम वी डेल्टा सिग्मा बार
और तीसरा फार्मूला हमने क्या पढ़ा, तीसरा फार्मूला हमने ये पढ़ा। ये तीनों फार्मूला क्या है, तीनों फार्मूले प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालने के लिए अब जिस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करेगा वो फार्मूला लगा के आप प्राइमरी कंसोलिडेशन निकाल लेना। ये बात हो गई किसकी, प्राइमरी की। इनिशियल कंप्रेशन की बात हम कर चुके हैं। अब बात करेंगे किसकी, लास्ट वन, आज का जो क्लोजिंग टॉपिक है, सेकेंडरी सेटलमेंट, जिसके बारे में हमने अभी तक के बात ही नहीं करी। ठीक है, तो बात करेंगे सेकेंडरी सेटलमेंट की। ये आपका प्राइमरी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं किसकी, डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ये क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। ये होता क्या है, भूल गए होंगे फर्स्ट क्लास में, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, किसके चेंज, किसका है ये, सॉइल सॉलिड्स जो रीएडजस्ट होते हैं उसके लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं किस में होता है, ये हाईली प्लास्टिक क्ले, हाईली प्लास्टिक क्ले में होगा या फिर ऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक सॉइल बोल लो। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल। और थर्ड चीज़ इसके बारे में कि ये क्या है, टाइम टेकिंग फिनोमेना है, टाइम टेकिंग फिनोमेना, टाइम टेकिंग फिनोमेना। ठीक है, अब इसमें काफ़ी टाइम लगता है। अब बताओ प्राइमरी कंसोलिडेशन ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लग रहा था, इनफाइनाइट टाइम लग रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ है, अब वो इनफाइनाइट होगा, उसके बाद कौन वेट करेगा, कितना रीएडजस्टमेंट होगा, है ना। तो ये इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता, ये ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये वाला सेटलमेंट हुआ तो कुछ आपके बिल्ड स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कत हो जाएगी। पर लेकिन क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट आला था, इनिशियल आला तो पहले पता लग जा रहा है, इसको बहुत टाइम लगेगा तो अब हो सकता है 500-600 साल लग जाए, और ये भी हो सकता है 50 साल लगे, 100 या 10 साल लगे, 20 साल लगे। तो इसका चेंज जो होगा, जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो काफ़ी कम होगा विथ एज़ कम्पेयर टू किसका, प्राइमरी कंसोलिडेशन के, एज़ कम्पेयर टू किसका, इनिशियल या इमीडिएट कंसोलिडेशन सेटलमेंट के। इसका जो सेटलमेंट होगा बहुत ही कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जो होगा वो कौन से इसमें होगा, हाईली प्लास्टिक क्ले में होगा या ऑर्गेनिक सॉइल में होगा। सैंड और ग्रेवल में तो होगा ही नहीं, और सिल्ट में भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो स्पेसिफाइड है ये, और बहुत कम क्वांटिटी है ना। पर लेकिन अब दिक्कत क्या है कि भाई जो मेजर चेंज हो रहा था, जिसके कारण तुम्हारे स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो जा रहे थे, वो कौन सा था, वो प्राइमरी आ रहा था। वो कौन सा था, वो प्राइमरी था, प्राइमरी पानी के जाने से। तो उसके ऊपर अर्जागी सारे साइंटिस्टों ने फोकस कर करके उसकी स्टडी कर डाली। अब जब मेन चीज़ पता लग गई, जब तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो 1000-2000 रुपये इधर उधर हो जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये वही वाली सीन है। तो 1 करोड़ कौन था यहाँ, 1 करोड़ था प्राइमरी कंसोलिडेशन, 1000-2000 कौन है, ये फर्स्ट वाला और सेकेंडरी। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है ना। इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है एज सच। तो अब बताने के लिए है नहीं तो मैं कहाँ से बताऊँगा, मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं। मैं भी वही बुक्स पढ़ के आया हूँ जो आप लोग पढ़ोगे या पढ़ रहे होंगे, है ना। तो आगे देखते हैं। अब सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट डिटरमाइन करना है तो उसका फार्मूला सिंपल है, H100 CS/1 + E100 log T/T100। अब ये क्या है सर, देखो CS क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक है, H100 -
फाइनल थिकनेस आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। मतलब ये किसके बाद होगा, ये किसके बाद होगा, ये प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद ही आप पता कर पाओगे कि कितना ये होगा। क्यों, इसके लिए क्या लग रहा है, H100 लग रहा है, E100 वाइड रेशो आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन। चलो आओ देखो क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग आज भी हो गई थी, है ना। फिर मैंने चेक किया कि हो क्या रहा है, तो रिकॉर्डिंग आखिरी में पॉज हो गई थी। अब वो कहाँ पे पॉज हुई थी तुमको पता लग गया होगा, है ना। तो फाइनली ऐप का जो बग था वो तुम्हारे सर ने ढूंढ लिया है कि भाई आखिरी में कहीं ना कहीं इसमें ये ऐप में चोट हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। एक्सटर्नल माइक यूज़ करने के लिए क्या होता है कि दूसरी ऐप, इनबिल्ट ऐप में जो सिस्टम के ऐप होते हैं उसमें नहीं चलता है एक्सटर्नल माइक, तो उसके लिए दूसरी एप्लीकेशन, कैमरा वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। तो वो अपन ने डाउनलोड की, अब उसका बग पता ही नहीं था अपने को, अब आज पता लग गया। क्यों, ओवरऑल तुम्हारे सर भी तो इंजीनियर ही है, और इंजीनियर के पास हर चीज़ का जुगाड़ होता है, तो अब इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, देखते हैं। चलो अच्छा पता लग गया अपने को कि ये ऐप यूज़ नहीं करनी है, कल से दूसरी ऐप ढूंढेंगे। अब बात देखते हैं कहाँ पे ख़त्म हुई थी। जो यहाँ ख़त्म हुई थी देखो, मैं फिर से मिट गया था, ये सब फिर से लिखा है, तो आओ देखो क्या है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट की बात कर रहे थे हम। सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट का फॉर्मूला था CS = H100 upon 1 + E100 log of T upon T100, where CS is coefficient of secondary compression index, है ना, या फिर इसको बोल दो सेकेंडरी कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट या कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स। ठीक है, H100 क्या है, H100 जो है तुम्हारी वो फाइनल थिकनेस है, कब, जब प्राइमरी कंसोलिडेशन पूरा हो चुका होगा। हमने H0 पढ़ा था, H0 क्या था, इनिशियल थिकनेस जब प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था, और H100 क्या है, जब प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हो गया तो उसकी क्या इनिशियल थिकनेस है, किसकी, कंप्रेसिबल लेयर की, जो क्ले का H0 था ना वाला। फिर E100 की बात करते हैं। E100 क्या है, फाइनल वॉइड रेशो, मतलब जब प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हो गया है तो तुम्हारा फाइनल वॉइड रेशो क्या आ रहा है, T100 क्या है, T100 जो है वो क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्राइमरी कंसोलिडेशन, जो कि कितना होता है, जो कि होता है T100 जो होता है वो होता है इन्फिनिटी पर लेंगे क्या, T100 अप्रॉक्सीमेटली क्या लेंगे, T90। मतलब क्या मान रहे थे, हमने अज्यूम क्या किया था कि 90% से ज़्यादा कंसोलिडेशन हो गया, मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म हो गया, तो T100 को क्या लेना है, T90 जो भी दिया रहेगा 90 या 90 से ज़्यादा। ठीक है, 90 क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तब क्योंकि उस 100 का पूरा होने के लिए तो इनफाइनाइट टाइम लगता है और इतना टाइम हमारे पास है नहीं। और T क्या है, फाइनली T जो है मतलब टाइम कितने साल बाद आपको सेकेंडरी कंसोलिडेशन चाहिए, टाइम एट विच सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज़ रिक्वायर्ड। आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, 10 दिन बाद, तो ये वाला टाइम है कि भाई प्राइमरी कंसोलिडेशन ख़त्म होने के बाद कितना क्या हो रहा है ना। ये इंदौरी हो गया था थोड़ा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आज से 10 साल बाद कितना कंसोलिडेशन होगा, कौन सा वाला, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ठीक है, तो ये सारे ये बात थी। और फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। फाइनल कंक्लूजन क्या है कि भाई टोटल सेटलमेंट क्या होगा, टोटल सेटलमेंट होगा इनिशियल सेटलमेंट पहला फार्मूला प्लस प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, उसमें कितने फार्मूले थे, उसमें 3 फार्मूले थे, प्लस सेकेंडरी कंसोलिडेशन जिसको क्या बोला, एसएस बोला। तो इन तीनों को तुम अगर जोड़ दोगे तो तुम्हारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, तुम्हारा कंसोलिडेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा। सेटलमेंट इज सम ऑफ इनिशियल एंड इमीडिएट सेटलमेंट प्लस प्राइमरी सेटलमेंट प्लस सेकेंडरी सेटलमेंट। तो यहाँ पे तुम्हारा 7 चैप्टर खत्म होता है।
ठीक है। इसके सारे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेना जितने हो सकते हैं। तरजागी की साइकिल चलाना सीख जाना रात तक के 1-2 दिन में, जितने भी दिन लगे, तो तुम्हारे लिए ईजी होगा। ठीक है, आज यहीं पे टॉपिक क्लोज करते हैं। आज इसका बग मिल गया तो इसका भी सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि इसको कैसे हैंडल करना है, कि कोई नई ऐप ढूंढते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करो घर पे बढ़िया से, और कोई डाउट आए तो पूछ लो। और कल इसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे कि इसके क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती है उसके ऊपर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा तभी तो तुम नंबर लाओगे, थ्योरी पढ़ के नंबर थोड़ी ला पाओगे, है ना। तो वो है, और 8 चैप्टर कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। ठीक है, तुम्हारे सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, बग ढूंढ रहे हैं, तो तुम इतना कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय बाय।